नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा बिहार की, लालू प्रसाद के परिवार की और सरकारी जांच एजेंसियों की यकायक सक्रिय होने की। आप देखना शुरू कर चुके हैं जीआरएस न्यूज के आपसे निवेदन है कि आप हमारे ब्लॉग को अंत तक देखें, जिससे कि आपको ये जानकारी मिल सके कि किस प्रकार से संवैधानिक संस्था और जांच एजेंसियां किस तरह से किसी जांच करने के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग की जा रही हैं। आप सभी लोगों को दिल्ली की याद होगी, आप सभी लोगों को झारखंड की याद होगी। किस प्रकार से योजना के तहत दिल्ली के मंत्रियों को पहले जेल भेजा गया, मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, यहाँ तक कि झारखंड के मुख्यमंत्री जो शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन, उनको भी मुख्यमंत्री काल के दौरान ही जेल भेजा गया था और उन्हें विवश किया गया कि वो अपने पद से इस्तीफा दें। लेकिन ये अलग बात है कि दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी की योजना सफल हो गई, लेकिन झारखंड में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। बिहार में कल लैंड फॉर जॉब और आईआरटीसी टेंडरों में भ्रष्टाचार को लेकर वहाँ सुनवाई हुई थी। हालांकि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को निजी पेशी से छूट है, इसके बावजूद वो लोग दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुँचे और वहाँ सुनवाई में हिस्सा। कोर्ट ने कल लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी, राबड़ी देवी समेत 14 लोगों पर आरोप तय कर दिए। निश्चित तौर पर मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी पर आरोप लगना नहीं चाहिए, आरोप लगना चाहिए, उसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। अगर वो दोषी है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल पूछ लूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि उसके साथ आने वाले लोग आखिर भ्रष्टाचार से मुक्त क्यों हो जाते हैं। हालांकि अगर मैं इस पर चर्चा करने को बैठूंगा तो निश्चित तौर पर विषयांतर हो जाएगा, क्योंकि बिहार चुनावी राज्य है और वहाँ के आप जानते ही हैं तेजस्वी यादव सत्ता के प्रबल दावेदार हैं, एक मजबूत वहाँ पार्टी है। तो किस प्रकार से उनके चुनाव अभियान को प्रभावित किया जाए, और अगर जनता इसके बावजूद भी उनको चुन ले तो किस प्रकार से सरकारी जांच एजेंसियों की जांचों के बदौलत उन्हें कटघरे में रखा जाए और चुनाव में ये नैरेटिव सेट हो कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करती। 20 साल से बिहार में कुछ ही वर्षों को आप छोड़ दीजिए, 1.5-2 वर्षों को करीब, तो वहाँ
भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की ही सरकार रही और जिस तरह से नीतीश काल में पुलों के गिरने का सिलसिला आप लोगों ने देखा, वो भ्रष्टाचार की ओर ही इंगित करता है। क्या उन पर कोई भ्रष्टाचार के मामले को लेकर कोई कार्रवाई हुई? अजीत पवार जिन्हें खुद ही प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया था, उनकी पार्टी को जो एनसीपी थी उस समय नेचुरल करप्टेड पार्टी बताया। इसके बावजूद भी जब वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आकर खड़े हो गए तो न सिर्फ उन्हें विभिन्न चल रहे मुकदमों से राहत मिलती चली गई, बल्कि उन्हें महाराष्ट्र के खजाने यानी कि वित्त मंत्री के पद के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी बना दिया गया। आखिर ये क्या दर्शाता है? दिल्ली में इसी तरह का दौर चला था जब उसके मंत्री सत्येंद्र जैन जेल गए, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री थे वो भी जेल गए, संजय सिंह जेल गए और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पद पर रहते हुए भी जेल गए। बाद में क्या हुआ आप सभी लोगों ने देखा। जैसे ही वहाँ भाजपा की सरकार बन गई, वो सरकारी जांच एजेंसियां जो सबूतों की बात करती थीं, मुकदमों को मजबूत बताती थीं, अब उन्हें उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने साफ कहा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ सबूत नहीं है। यहाँ ये प्रश्न है कि जब दिल्ली में चुनाव था तब उनके पास सबूतों की झड़ी थी, इसी प्रकार बिहार में भी करने का प्रयास हो रहा है जिससे कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का चुनाव प्रचार प्रभावित हो, वो कानूनी पचड़े में फंसें और चुनाव के दौरान ये नरेटिव बनाया जा सके कि किस प्रकार से ये लोग न्यायालय के कटघरे में खड़े। झारखंड में भी जिस भूमि के मामले को लेकर हेमंत सोरेन जेल गए थे, उनके चुनाव जीतने के बाद उस मामले का क्या हुआ किसी को जानकारी नहीं होगी। यहाँ हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तत्कालीन की बात कर रहा हूँ, भूपेश बघेल कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे। छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान सरकारी जांच एजेंसियां एक्टिव हुईं, छापामारी हुई, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्टिव हुआ। सरकारी जांच एजेंसियों ने एक व्यक्ति को पकड़ा जिसने ये दावा किया कि महादेव गेमिंग से पैसे 500 करोड़ की रिश्वत लेकर उन्होंने भूपेश बघेल को दी है। और उस समय प्रधानमंत्री ने घूम घूम कर छत्तीसगढ़ में ये नरेटिव सेट किया कि भूपेश बघेल भ्रष्ट हैं, उनका परिवार भ्रष्ट है और किस प्रकार से वे सटोरियों तक से सैकड़ों करोड़ की रिश्वत उन्होंने ली है। लेकिन फिर क्या हुआ, भूपेश बघेल चुनाव हार गए। उसके बाद न महादेव गेमिंग के मालिक आपको कहीं दिखाई दिए और न ही वो जांच एजेंसी दिखाई दी, न ही वो व्यक्ति दिखाई दिया जिसने ये दावा किया था उसने भूपेश बघेल को 500 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। क्या बिहार में भी ये सब होता हुआ दिख रहा है? ये प्रश्न
मैं आप सभी लोगों के ऊपर छोड़कर अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।